अद्य नूतन चरित्र कथनं सम्प्रति विषये भवतां हार्दम् अभिवादनम्। नमो नमः च वन्दे भारत मातरम्। दुर्लभम भारते जन्म और मेरा भारत महान, ये दोनों बातें वर्तमान इंडिया को देखकर सही प्रतीत नहीं लगती, किंतु ये दोनों बातें समझने के लिए हमें इंडिया से स्वर्णिम भारत की ओर जाना पड़ेगा। जी हाँ, इसका मतलब है अंग्रेजों के पहले का भारत, अर्थात आज से करीबन 500 से 700 साल पहले का भारत, क्योंकि उस समय के भारत के लिए यह बात यथार्थ लगती है। दुर्लभम भारते जन्म और मेरा भारत महान। इसीलिए 500 साल पहले का भारत कैसा था, इसको हजारों दस्तावेजों के आधार पर संशोधन करने वाले प्रस्तुत है भारत का एक महान प्रतिभावान दार्शनिक चरित्र, जिनका नाम है प्रोफेसर धर्मपाल जी। इतिहासकार धर्मपाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कांधला में हुआ था। उनकी पढ़ाई डीएवी कॉलेज लाहौर में हुई थी। भारत से लेकर ब्रिटेन तक लगभग 35 से 40 साल प्रोफेसर धर्मपाल जी ने इस बात की खोज में लगाए कि अंग्रेजों से पहले का भारत कैसा था। इसी कड़ी में उनके द्वारा जुटाए गए तथ्यों, दस्तावेजों और अन्य प्रमाणों से भारत के बारे में जो पता चलता है, वह हमारे मन पर अंग्रेजों द्वारा जो अंकित तस्वीर है उससे बिल्कुल विपरीत है। धर्मपाल जी एक विचारक, उत्तम साहित्यकार, उत्तम इतिहासकार और सत्यनिष्ठ लेखक थे तथा उन्होंने भारत में विज्ञान के इतिहास, पुराने श्रेष्ठ समाज और लोगों के बारे में काफी लेखन कार्य किया। सन 1930 में 8 वर्ष की आयु में बचपन में ही बाल धर्मपाल ने महात्मा गांधी को पहली बार देखा और उनके प्रति सहज आकर्षित हो गए। परिणाम स्वरूप सन 1940 में 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने खादी पहनना शुरू किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय होने के बाद धर्मपाल जी ने कुछ वर्षों तक महात्मा गांधी के एक सहयोगी मीरा बहन के साथ मिलकर रुड़की एवं हरिद्वार के बीच सामुदायिक गांव के निर्माण का काम किया। उस गांव का नाम था बापू ग्राम, जो आज भी अस्तित्व में है। सन 1948 में धर्मपाल जी भारतीय सहकारी संघ के संस्थापक सदस्य बने और विभाजन के समय सन 1949 में धर्मपाल जी को पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वसन के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी केंद्र का प्रभारी बनाया गया था। उस समय वे कमला देवी चट्टोपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ निकट संपर्क में आए थे। सन 1949 में धर्मपाल जी इंग्लैंड, इजरायल और अन्य देशों की यात्रा पर गए थे। इजरायल जाकर वे वहां के सामुदायिक ग्राम के प्रयोगों को समझना चाहते थे। सन 1949 में ही धर्मपाल जी का विवाह अंग्रेजी युवती फिलिस के साथ हुआ। धर्मपाल जी एवं फिलिस के एक पुत्र डेविड लंदन में व्यवसायी है एवं 2 पुत्रियां रोजविता लंदन में अध्यापक और गीता धर्मपाल हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में इतिहास की अध्यापक है। सन 1950 में धर्मपाल जी भारत वापस आकर 1964 तक दिल्ली में रहे। इस समयावधि में धर्मपाल जी 1964 तक एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट अवार्ड के मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। तत्पश्चात सन 1964-65 में धर्मपाल जी अखिल भारतीय पंचायत परिषद के शोध विभाग के निर्देशक रहे। इसी समय में वे जयप्रकाश नारायण के साथ निकटता से जुड़े थे। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद एक बार धर्मपाल जी ने गांधी जी से कहा, अब तो आजादी आ गई, सरकार भी बन गई है, तो अब आप बताइए कि मेरा क्या काम है। देखो, मैं सन 1931 में गोलमेज सम्मेलन में लंदन गया था। उस वक्त
अंग्रेजों ने मुझे कहा था कि भारत में अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत की शिक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं होती। मुझे यह बात बिल्कुल सही नहीं लगती, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं तुमसे आशा करता हूं कि तुम भारत की शिक्षा व्यवस्था के विषय में जितने भी संभव हो प्रमाण, दस्तावेज और तथ्य इकट्ठे करो और उसके आधार पर यह सत्य साबित करो कि अंग्रेजों के आने से पहले के भारत की शिक्षा व्यवस्था कितनी सर्वश्रेष्ठ थी। बापू, मैं आपको वचन देता हूँ कि अवश्य हर संभव प्रमाण और दस्तावेज एकत्र करने का प्रयत्न करूंगा, जिससे यह सिद्ध हो सके कि भारत सर्वश्रेष्ठ था। इस तरह धर्मपाल जी ने गांधी जी के इस कथन को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और भारत को छोड़कर उन्होंने बहुत वर्ष लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स तथा ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में दस्तावेज इकट्ठा करने में बिताए। इसके अलावा धर्मपाल जी दुनिया के कई देशों में घूमते रहे। उसमें फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के देशों में लगभग 35 से 40 साल तक अध्ययन और अध्यापन के साथ उन्होंने नूतन संशोधन का बहुमूल्य कार्य किया। इस प्रकार सन 1966 से 1982 तक धर्मपाल जी लंदन में रहे। इन 18 वर्षों में वे भारत आते जाते रहे। 25 जून सन 1975 से शुरू हुए पूरे देश के लिए कलंक रूप आपातकाल के समय में इंदिरा गांधी सरकार ने धर्मपाल जी को बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन कुछ ही समयावधि के बाद आचार्य विनोबा भावे ने सरकार को चकित करते हुए प्रस्ताव रख दिया कि या तो मुझे जेल में डाल दिया जाए या फिर धर्मपाल जी को छोड़ दिया जाए। परिणाम यह हुआ कि विनोबा जी को जेल में डालने की हिम्मत सरकार नहीं कर सकी, अतः सरकार ने धर्मपाल जी को छोड़ दिया। लंदन से आने के बाद सन 1982 से 87 तक धर्मपाल जी महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में रहे। 1980 के दशक में उन्होंने चेन्नई में पीपल्स पैट्रियट साइंस एंड टेक्नोलॉजी PPTS नामक वैज्ञानिकों के एक समूह के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया। सन 1987 के बाद धर्मपाल जी फिर लंदन गए और फिर 1993 से जीवन के अंत तक सेवाग्राम वर्धा में ही रहे। धर्मपाल जी ने 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। वे 2001 में भारत सरकार द्वारा स्थापित गाय के संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी थे। 1990 से 2002 के बीच उनकी दिनचर्या में संवाद, चिंतन, मनन, प्रवचन का क्रम बढ़ता गया। इस बीच वे आम आदमी, लोक संस्कृति और सनातन परंपरा को समझने की कोशिश करते रहे। लोगों में प्रिय शास्त्रों के पुनर्गठन पर जोर देते रहे। अंत में 24 अक्टूबर 2006 को सेवाग्राम में ही 84 वर्ष की आयु में धर्मपाल जी दिवंगत हुए। लेकिन धर्मपाल के प्रयोगात्मक कार्य उनका वह परिचय नहीं दे सकते जिनके लिए धर्मपाल जी को हम सभी को जानना चाहिए। वे पूरेपन के मनीषी थे। यह दुखद है कि स्वयं के दिवंगत होने से कुछ महीनों पहले वह कहने लगे थे कि अब पूरेपन की वास्तविकता उनके पकड़ में नहीं आ रही है। यह धर्मपाल जैसे महान विचारक के लिए बेहद मार्मिक पीड़ा का विषय रहा होगा, क्योंकि उनका लगभग सारा बौद्धिक जीवन विभिन्न सभ्यताओं में मनुष्य की नियति को भारत के पूरेपन में ही पकड़ने में लगा रहा। धर्मपाल जी ने गहरी निष्ठा और लगन से हमारे सामने भारतीय संस्कृति का वह चेहरा उद्घाटित किया जो अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और अंग्रेजी ढंग की राजनीति के कारण खुद हमारे लिए वर्षों से कुहेलिका में डूबा रहा था। इस अर्थ में धर्मपाल ने ठोस आंकड़ों के साक्ष्य से हमारे अतीत का अन्वेषण किया और हमें वह राह दिखाई जिस पर चलकर हम आज भी अपने को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कर सकते हैं। एक तरह से धर्मपाल एक नए आत्मविश्वस्त भारत के संभावित सूत्रधार है। आत्मविश्वस्त भारत जिसमें उसके सभी नागरिकों की मेधा, कल्पना और कौशल की सम्मानजनक जगह हो सकती है,
जैसे कि वह अंग्रेजों से पहले से भारत में सदियों तक रहती आई है। धर्मपाल जी यह मानते थे कि पिछले 100-200 सालों में हमारे देश के बौद्धिक नियोजकों और साधारण समुदायों के बीच का रिश्ता पूरी तरह टूट गया है। हम तथाकथित पढ़े लिखे लोग अपने ही देश के साधारण लोगों के जीवन के आधारों, विश्वासों और आत्मनिर्भरताओं आदि को लगभग नहीं के बराबर जानते हैं। हमने तो अपने मन में अपने ही देश के लोगों की वैसी तस्वीर बना रखी है जैसी अंग्रेज इतिहासकारों और उनके भारतीय वंशजों ने हमें बताई है। आज हमें अपने देश को उसकी अपनी दृष्टि के आधार पर पुनर्नियोजित करने की जरूरत है, जिसे अंग्रेजों ने दी हुई हमारी आधुनिक शिक्षा, हमारा आधुनिक इतिहास लेखन, हमारा आधुनिक समाज विज्ञान हमें करने नहीं दे रहा है। यह धर्मपाल जी के भगीरथ परिश्रम का परिणाम है कि आज हम यह मानते हैं कि सन 1800 तक हमारे देश के हर गांव और महानगरों में गुरुकुल और विद्यालयों का निर्माण हुआ था, जिसे खुद महात्मा गांधी जी ने खूबसूरत वृक्ष अर्थात ब्यूटीफुल ट्री का नाम दिया था। उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में अधिकतर तथाकथित निचली जातियों के भी थे और शिक्षक भी लगभग अलग अलग सब 90 जातियों से आते थे, जहां कोई जातिवाद का भेद कभी नहीं था। यह जानने का स्रोत भी धर्मपाल जी ने अंग्रेजों के उन सर्वेक्षणों से तलाशा, जिसे समझने के बाद पता चलता है कि अंग्रेजों ने तो हमें उल्टी पट्टी की पढ़ाई कराई ताकि हम तो सदैव मूर्ख ही बने रहे। किंतु धर्मपाल जी भारतीय जीवन की बुनावट के सत्य को अंग्रेजी झूठ की धुंध से बाहर ले आए और यह उम्मीद करते रहे कि उनके इस काम को दूसरे विचारक और अध्येता आगे ले जाएंगे, किंतु ऐसा बहुत कम हो पाया। एक दिन जब धर्मपाल जी के एक प्रख्यात युवा विद्यार्थी ने उनसे पूछा कि हमारे देश के युवा विदेश जाने को इतने लालायित क्यों रहते हैं, ऐसा क्या है विदेशों में जो हमारे यहाँ नहीं है। जब कोई एक जाति किसी दूसरी जाति को ठीक तरह से नहीं जानती हो तो दो बातें होती है। पहली बात है कि या तो वह उससे आतंकित रहती है और दूसरी बात है कि या तो वह उससे प्रभावित होती है, जबकि भारत के संदर्भ में यह दोनों बातें हो गई है। यहाँ की जाति पहले सालों तक इन अंग्रेज लोगों से आतंकित रही और अब भारत के लोग पश्चिम से बुरी तरह प्रभावित भी है। इसीलिए हर कोई चाहता है कि वह बाहर जाकर, विदेश जाकर बस जाए, लेकिन मूल में सच्चाई कुछ और ही होती है। जब जब ऐसा होता है तब तब आतंकित और प्रभावित होने वाली जाति का पतन ही होता है। यह सत्य बात है। इसीलिए देश के आप युवा लोग संशोधन करें, सोचें और समझें। किंतु आचार्य जी, इस संशोधन के लिए जरूरी प्रमाण व डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे? वे सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भारत के महानगरों के अभिलेखागारों में तथा लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स और ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। धन्यवाद आपका आचार्य जी। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी भी पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में नहीं आऊंगा और न ही भारतीय युवाओं को आने दूंगा, अपितु अवश्य हर संभव प्रमाण और डॉक्यूमेंट्स एकत्र करने का प्रयत्न करूंगा, जिससे यह सिद्ध हो सके कि भारत सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा। संक्षेप में कहा जाए तो धर्मपाल जी अध्ययनशील थे, चिंतक थे, बुद्धि प्रामाण्यवादी थे, परिश्रमी शोधकर्ता थे। अभिलेख प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन वे 12-14 घंटे लिखकर लंदन तथा भारत के अन्य महानगरों के अभिलेखागारों में बैठकर नकल उतारने का अविरत कार्य उन्होंने किया। उस सामग्री का संकलन किया तथा निष्कर्ष निकाले। धर्मपाल जी ने 18वीं और 19वीं शताब्दी के भारत के विषय में अनुसंधान करके लेख लिखे, भाषण किए और पुस्तकें लिखी। धर्मपाल जी का यह अध्ययन, चिंतन और अनुसंधान विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने के लिए, विद्वत्ता के लिए और प्रतिष्ठा या धन प्राप्ति के लिए कभी नहीं था, किंतु भारत की जीवन दृष्टि, जीवन शैली, जीवन कौशल्य और जीवन रचना का
परिचय प्राप्त करने के लिए, भारत को ठीक से समझने के लिए, समृद्ध व सुसंस्कृत भारत को अंग्रेजों ने कैसे तोड़ा, उसकी प्रक्रिया जानने के लिए, भारत कैसे गुलाम बना, इसका विश्लेषण करने के लिए और उस मानसिक गुलामी से मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढने के लिए धर्मपाल जी ने यह अध्ययन किया था। जितना मूल्य अध्ययन का है, उससे भी कहीं अधिक मूल्य उसके उद्देश्यों का है। धर्मपाल जी जागृत एवं विवेकपूर्ण विश्लेषक तथा आलोचक भी है। दुर्भाग्य से धर्मपाल जी के पुस्तकों की गंभीर समीक्षा जानबूझकर तत्कालीन सरकार द्वारा नहीं की गई है, किंतु धर्मपाल जी का लेखन और उनका जीवन सनातन धर्म एवं मूल भारतीय परंपरा को ईसा की 20वीं और 21वीं शताब्दी में और वर्तमान समय में भी समझने का एक महत्वपूर्ण उत्तम माध्यम है। इसीलिए धर्मपाल जी के द्वारा दस्तावेजों के आधार पर 11 ग्रंथों का जो निर्माण हुआ है, उसका सभी भारतीयों को अवश्य अध्ययन करना चाहिए। आने वाले एपिसोड में ऐसा अध्ययन करने का और एक नूतन प्रयास जरूर करेंगे, ताकि सही भारत क्या है वह हम जान सके। किंतु इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं और लाइक करके सभी भारतवासियों को शेयर भी अवश्य करें। इस तरह जैसे भारत की भौगोलिक स्वतंत्रता सशस्त्र आंदोलन करने वाले क्रांतिकारियों की आभारी है, वैसे ही भारतीयों की मानसिक स्वतंत्रता के लिए कलम से क्रांति करने वाले आचार्य धर्मपाल जी को नमस्कार करते हैं। आज के इस नूतन चरित्र में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए चरित्र कथन के माध्यम से। लेकिन आज का यह चरित्र आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस चरित्र के बारे में कोई प्रश्न भी हो अथवा तो कोई नए चरित्र के बारे में जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिसके तहत हमें भी प्रेरणा मिले। तो अद्य नूतन चरित्र संप्रति वार्तालाप विषयं समाप्तम। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु भारतम, नमो नमः।